हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि सभी कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट होती है तो उसी के ऊपर मैं सारी सीरीज़ बनाऊँगी। अगर किसी को स्पेशल किसी कंट्री के लिए अलग से पहले चाहिए डॉक्यूमेंट लिस्ट तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस कंट्री की ही पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट अपलोड करूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण ही सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं। कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते जहाँ रिजेक्शन का कारण नहीं होता, बस छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं। तो जो शेंगन वीज़ा है वो रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? कोई बड़ा रूल ब्रेकडाउन नहीं, बल्कि वो छोटी-छोटी हिडन डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक है जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। इटली वीज़ा के ऑफिशियली चेकलिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मिस हो गई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स की और उन हिडन रूल्स की जो आपको वीज़ा रिजेक्शन से बचाएँगे। तो चलिए बिना किसी डिले के एक-एक करके पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट हम देखते हैं। तो मैं आज स्पेशली बात करने जा रही हूँ इटली इटली वीज़ा का। 2 प्रकार के वीज़ा होते हैं। एक तो फैमिली वीज़ा होता है जिसको हम विज़िटर वीज़ा बोलते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के पास विज़िट करना है और आपको बाहर से स्पॉन्सरशिप आती है तो उसको विज़िटर वीज़ा बोलते हैं। दूसरा वीज़ा होता है जिसमें हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं होता, हमें कोई इटली से स्पॉन्सरशिप नहीं भेजता। हमने अपने आप ही सारा कुछ होटल बुकिंग वगैरह करवा के जाना, तो उसको टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं, ठीक है? तो आज हम बात सबसे पहले करते हैं विज़िटर वीज़ा की। तो जैसे ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, मैंने थोड़ा इसका साइज़ भी बड़ा कर दिया है ताकि आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट अच्छे से दिख जाए। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको वेबसाइट पे इजीली मिल जाता है। उसके बाद आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। जो आपका पासपोर्ट होता है ना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, कम से कम उसमें 3 मंथ की, अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो 3 मंथ की उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट होगा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा उसमें कम से कम 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए स्टैंपिंग के लिए। और जो पासपोर्ट है वो आपका 10 साल का इशू होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर है पासपोर्ट कॉपी ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन। जो यूके में है या ईयू नेशनल है, उनकी पासपोर्ट की हमें कॉपी चाहिए होती है। प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, हमें प्रूफ चाहिए होता है कि आपका और उनका क्या फैमिली रिलेशन है। अगर वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं इटली में, ठीक है, तो आपको एक उधर से इनविटेशन फिल्ड विद एंड साइंड बाय द होस्ट इन इटली के, आपको उधर से एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, इनविटेशन लेटर चाहिए, जिसमें कि लिखा हो कि वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे ये सारा इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ उसको आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो इनविटेशन में सारा लिखा होगा कि वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे और जो ट्रैवल के दौरान जो एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी सारे वो मतलब कि वही बियर करेंगे। और उसके ऊपर जो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट है मस्ट बी मैचिंग विद द वन ऑन द आईडी और पासपोर्ट। जो वो इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर पे अपने साइन करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो साइन उनके पासपोर्ट या उनके किसी आईडी प्रूफ के साथ मैच होने बहुत जरूरी है। इफ द होस्ट इन इटली इज एन ईयू सिटीजन तो उनका आईडी और पासपोर्ट कॉपी इंक्लूडिंग सिग्नेचर पेज। इफ द होस्ट इन इटली इज अ नॉन ईयू सिटीजन तो उनके पासपोर्ट की कॉपी इंक्लूडिंग सिग्नेचर पेज एंड इटालियन रेजिडेंट परमिट कॉपी, ठीक है। तो ये उनका जो हमें बाहर इटली से मंगवाने हैं ये वो डॉक्यूमेंट है, उनका रेजिडेंस वाला हो गया, ठीक है। आगे इटालियन सर्टिफिकेट्स नीड टू बी रिक्वेस्टेड ऑनलाइन ऑन द इटालियन ANPR पोर्टल विद QR। If you are a citizen of another European Union country, EIDAS allows you to access the online services of the Italian public administration with the digital identity of your country। ठीक है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो स्पॉन्सर है उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग पेरेंट्स नेम, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ मैंडेटरी है। अगर वो अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये लगाने मतलब कि रिलेशन का प्रूफ मैंडेटरी है।
तो आगे इंडियन डॉक्यूमेंट नीड टू बी ड्यूली अपोस्टल का मतलब कि ये है कि इनको जैसे पटियाला हाउस से अपोस्टल होते हैं, तो अभी तो ये वैसे सुविधा सेंटर्स में भी आ चुकी है कि आप वहां से भी अपोस्टल करवा सकते हो। अगर माइनर अप्लाई कर रहा है वीजा के लिए, इफ एप्लीकेंट इज ट्रेवलिंग विद बोथ पेरेंट्स, तो ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक। इफ द एप्लीकेंट इज ट्रेवलिंग विद वन ऑफ द पेरेंट, अगर एक पेरेंट के साथ ट्रेवलिंग कर रहा है तो दूसरे पेरेंट की कंसेंट लेटर जरूर चाहिए, ठीक है। और वो भी एम्बेसी या कंसुलेट से स्टैंपिंग के साथ। अगर पेरेंट बाहर है तो अगर माइनर और माइनर का जो है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी और ओरिजिनल दोनों। अगर माइनर अलोन ट्रैवल कर रहा है तो बोथ पेरेंट्स की जो है समन टू द एम्बेसी टू साइन द कंसेंट लेटर, ठीक। इफ द वन ऑफ द पेरेंट पास्ट अवे, अगर पेरेंट एक ही है और मतलब कि एक की डेथ हो गई है तो एक ही पेरेंट बाहर है, वो ही अपने बच्चे को बुला रहे हैं, तो जिनकी डेथ हो गई है उनका डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड कॉपी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वहाँ पे जाके नंबर पॉइंट पे है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि यूरो 30,000 यूरो की होती है। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपके इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। मान लो अगर आपको कोई उधर जाके हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ गया या कोई आपकी बैगेज की मिसिंग या कुछ भी, सारा कुछ इंश्योरेंस में कवर होता है। तो आप देख लेना कि जो आपको इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें ये सारी चोरी वगैरह की और ये हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विसेज हैं कि नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टैंप और साइन मैंडेटरी होते हैं। और नंबर 6 पे है फॉर अप्लाइंग विद इनसफिशिएंट फाइनेंसेस स्पॉन्सर्ड बाय द होस्ट इन इटली, ठीक है। अगर आपको मतलब कि जो फाइनेंस है बाहर इटली वाले पर्सन ही कर रहा है, तो उनकी इटालियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनकी ओरिजिनल कॉपी, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी चाहिए होती है ओरिजिनल, ठीक है। और आगे जो है 7 नंबर पे एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट, जो मतलब यहाँ से वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर तो एप्लीकेंट एम्प्लॉय है, मान लो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उनकी कंपनी का जो होता है ना ओरिजिनल उनका हेड लेटर हेड होता है, उसके ऊपर ओरिजिनल लेटर हेड और स्टैंप के साथ 3 महीने की एटलीस्ट 3 महीने की पे स्लिप्स और 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स ये चाहिए होती है। अगर एप्लीकेंट का अपना कोई काम है तो उनकी फुल बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लास्ट 3 मंथ्स की उनकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स ये कंपलसरी है। और अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उनको क्या करना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं, लाइक अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में है, तो ओरिजिनल लेटर लेनी है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, जो कि 30 डे बिफोर डेट ऑफ द सबमिशन होनी चाहिए। और उसके ऊपर बच्चे का फुल नेम, फुल एड्रेस और उसका जो स्कूल या इंस्टीट्यूट होगा उसका भी फुल एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए और सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब कि जो उनके इंस्टीट्यूट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके सिग्नेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके ऊपर भी लेटर हेड के ऊपर भी टेलीफोन नंबर भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार डायरेक्ट कॉल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ इनकम, इकोनॉमिक सिचुएशन इन कंट्री ऑफ प्रेसिडेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ अपडेटेड टू मैक्सिमम 1 मंथ बिफोर डेट ऑफ सबमिशन विद ट्रांजैक्शन। तो आपको ये भी सबमिट करवानी होती है, जिसमें कि आपका 6 month updated maximum 1 month before date of submission with the transaction. Name of the applicant shown on the statement must be same as on passport. तो आपने जो बैंक से लेनी है स्टेटमेंट उसके ऊपर भी आपका सारा डिटेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और उसमें सारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो शोन होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपने सबसे लगानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं, राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट, ठीक है। तो ये भी कंफर्म्ड वाली ही आप कोशिश करो अगर लगा सकते हो तो, ठीक है। आगे उसके बाद है नंबर 10 पे डॉक्यूमेंट प्रूविंग दैट यू विल रिटर्न टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आफ्टर योर ट्रिप। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10वां पॉइंट, कि मान लो आपने इटली से या किसी भी कंट्री से आप वीज़ा तो अप्लाई कर रहे हो,
वो कैसे बिलीव करें कि आप 1 मंथ के बाद या जितनी देर का भी आपने वीज़ा अप्लाई किया है, उसके बाद आप उनकी कंट्री छोड़ के अपनी होम कंट्री वापस आओगे। तो ये उनको स्पेशली आपने सैटिस्फाई करवाना होता है कि हाँ, आपका पर्पस ये है और आप इतनी देर वहाँ स्टे करके इतनी देर में वापस आओगे ही आओगे। चाहे इसमें आप क्या शामिल कर सकते हो, अपना कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हो, डिक्लेरेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर की तरफ से कोई डिक्लेरेशन फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है? डिक्लेरेशन लगा सकते हो। अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडिंग यू यू आर एम्प्लॉयड इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है? और एक और डॉक्यूमेंट है, ए डॉक्यूमेंट प्रूविंग यू आर इन एजुकेशन और ट्रेनिंग इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। सॉरी, बीच में मिस्टेक हो गई। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये वाला लगाएंगे। उसके बाद कि जो एक डॉक्यूमेंट आपने ये भी लगाना है कि आपके बच्चे हैं, ठीक है? ए डॉक्यूमेंट प्रूविंग योर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है? ए डॉक्यूमेंट प्रूविंग यू आर अ केयर गिवर इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। आगे ये इन्होंने एक नोट लिखा है, दिस एम्बेसी रिजर्व्स द राइट टू आस्क फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू और एडिशनल डॉक्यूमेंट वेदर वेदर रिक्वायर्ड। कि एम्बेसी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बोल सकती है या कोई इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है। और जो जितने भी ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन ओरिजिनल एंड कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल होंगे, साथ में उनकी कॉपी भी होगी। कोई भी गलत या फेक सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पासपोर्ट सबमिटेड विल नॉट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट हु माइट बी प्रोसिक्यूटेड इन बोथ द इटालियन एंड द इंडियन। ठीक है? तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ, सब ओरिजिनल लगाओ, विद स्टैंपिंग लगाओ। चाहे बैंक का है, अगर बैंक का भी है तो उसके ऊपर भी मैनेजर की, बैंक मैनेजर की स्टैंप लगाओ। तो मतलब कि कुछ भी उनको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, सिर्फ आपका पर्पस अपनी फैमिली या फ्रेंड के पास सिर्फ विजिट करना है, टाइम स्पेंड करके आपने अपनी होम कंट्री वापस आना है। तो ये उनको हमने बिलीव करवाना होता है, ठीक है? अभी बात हम करेंगे जो टूरिस्ट वीजा की होती है। तो टूरिस्ट वीजा में क्या होता है, सेम मैं आपको मेन बता देती हूँ। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है? रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ होगी, सेम पासपोर्ट की उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ होनी चाहिए, 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। इसमें नंबर 4 है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जितना आपका अच्छा होगा, चांसेस उतने बढ़िया होंगे। क्यों? क्योंकि कवरिंग लेटर में ही आप उनको स्पेशली रिक्वेस्ट जैसे कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आपका वहाँ पे जाने का पर्पस क्या है, आप कितनी देर में आ जाओगे वापस इंडिया में, आपका यहाँ पे कौन है जिसके लिए आपने वापस आना है। तो ये सारा कुछ आप कवरिंग लेटर में उनको बता सकते हो। नंबर 5 है सेम मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो की ही होती है, ठीक है? उसके बाद जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, ये कोशिश करो कि ये डमी मत लगाओ, ठीक है? और उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट एंड प्रीवियस शेंगन वीजा। तो आपने अपनी एप्लीकेंट के पासपोर्ट की कॉपी लगानी है। अगर आपको पहले कोई शेंगन वीजा मिल गया है तो उसकी एक फोटो लगानी है, ठीक है? सेम वैसे ही अपने एविडेंस लगाना है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपने कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के सारा ओरिजिनल उनको प्रोवाइड करना है। 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स देनी है, 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स देनी है और 3 ईयर की जो लेटेस्ट वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स देने हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उन्होंने अपने बिजनेस के प्रूफ देने हैं। अगर स्टूडेंट है तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट से लिखवा के देना है। और कितनी ड्यूरेशन है ये भी बच्चे ने अपने इंस्टीट्यूट से लिखवा के देना है कि हम इनको इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक लीव दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने availability of adequate financial means of the applicant, salary slips, certificate of the last 3 months, ITR with barcode। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ITR विद बारकोड ही देना। इनकम टैक्स चालान रिसिप्ट होगी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी कम से कम 6 मंथ्स की। और उसके ऊपर भी मैंने जैसे पहले बताया कि ब्रांच मैनेजर के साइन और स्टैंप होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई है जो बाहर से स्पॉन्सर कर रहा है तो उनकी बैंक गारंटी आपने उधर से मंगवा के देनी है, उनके बैंक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया और उधर से स्पॉन्सरशिप। और एडिशनल जो है इसमें, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो आप उसकी स्टेटमेंट भी लगा सकते हो
और उसकी लिमिट भी बता सकते हो। तो आगे आपने लगाना है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। तो सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे होती है कि कई क्या करते हैं कि यहाँ पे ना डम्मी होटल बुकिंग कर लेते हैं। डम्मी होटल बुकिंग में जब मान लो वीज़ा कंसुलर ने आपका ट्रैक किया, आपकी होटल बुकिंग को ही कंफर्म करने के लिए कॉल कर लिया, तो वो वहाँ पे शोन होगी नहीं क्योंकि वो डम्मी हो गई। तो कोशिश करो होटल बुकिंग भी आप कंफर्म्ड लगाओ, ठीक है? वैसे तो मतलब कि मैं तो यही विश करूंगी कि आपको 100% वीज़ा मिले। मान लो 1% अगर ना भी मिले तो आप इसको भी कभी भी कैंसिल करके इसको अपना रिफंड ले सकते हो। और सेकेंडली इसी तरह मैंने ऊपर बताना मैं भूल गई आप लोगों को, ये जो होती है ना ट्रैवल वाली टिकट्स, ये भी रिफंड हो जाती है अगर आपने डेट से पहले पहले इनको आप अपना रिफंड ले सकते हो। बहुत नॉमिनल से चार्जेस उसमें डिडक्ट होते हैं। और ये जो 5 नंबर पे मैंने मेडिकल इंश्योरेंस भी बताया है, तो इसमें भी बहुत नॉमिनल चार्जेस डिडक्ट होते हैं, तो आप इसका भी फुली रिफंड ले सकते हो। मतलब आपको इसमें भी मेरे को नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको वो अपनी कंपनी अपने जो चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट करके बाकी आपको रिफंड करते हैं। टिकटिंग में भी करते हैं, मेडिकल में भी करते हैं। आप एक बार जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाओगे उससे एक बात ये चीज़ पहले कंफर्म कर लेना कि अगर हमारा वीज़ा ना लगे तो हमें ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। और ऐसे सेम होटल बुकिंग में भी होता है, ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं माइनस के लिए। माइनस के लिए भी मैंने सेम बोला था कि अगर एप्लीकेशन जो है, जो एप्लीकेशन का फॉर्म होगा उसके दोनों पेरेंट्स के साइन हो गए। अगर बोथ पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर एक के साथ ट्रैवल कर रहा है तो दूसरे पेरेंट की कंसर्न लेटर चाहिए, ठीक है? अगर एक पेरेंट की डेथ हो गई है तो उनका वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? अगर मान लो जो माइनर है वो ट्रैवलिंग अलोन कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि ओरिजिनल कंसर्ट लेटर टू ट्रैवल अब्रॉड रिटन एंड साइन बाय द बोथ पेरेंट्स। तो बोथ पेरेंट्स की कंसर्ट लेटर, एनओसी लेटर, जिस एनओसी भी उसको बोलते हैं, एनओसी लेटर जो होती है वो जमा करवानी होती है फाइल के साथ कि हमें कोई इशू नहीं है, तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा ट्रैवल करे, ठीक है? अगर बच्चे की सेम वही ये वाली कंडीशन सेम आगे भी सेम वही एप्लीकेबल है, ठीक है? तो इसमें बच्चे के साथ क्या लगाना है कि बोथ पेरेंट्स के आईडी प्रूफ सभी लगे, कि उनके पासपोर्ट की कॉपीज, अगर बोथ पेरेंट्स बाहर हैं तो उनके वीजा की कॉपी, अगर वो इटालियन है, इटालियन सिटीजन है तो उनके इटालियन सिटीजन के प्रूफ, ठीक है? अगर वो एज अ पीआर है तो उनके पीआर के प्रूफ लगेंगे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो मेरे को लगता है कि आपको वीज़ा श्योर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैं विश करती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे तो भगवान, मेरे को पता है इंडियंस को थोड़ा क्रेज़ है फॉरेन का, तो मैं तो यही विश करूँगी कि सभी को वीज़ा मिले, ठीक है? सभी की इच्छा पूरी हो बाहर घूमने की। और सेकंडली एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी अलग कंट्री के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दूँ और कौन-कौन सा फॉर्म फिल होगा, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो प्लीज़। और एक चीज़ और, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं अपनी सीरीज़ को आपकी सपोर्ट से, अपनी फैमिली की सपोर्ट से इसको कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि पहले भी मैंने स्टार्ट किया था लेकिन वो बीच में ही रह गया। तो इस बार मैं आप सभी की सपोर्ट से इसको आगे करना चाहती हूँ कि सभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन चाहे। मेरा सिर्फ पर्पस इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है? बाकी एम्बेसी के जो रूल्स है वो टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं, फिर भी आप एक बार एम्बेसी की वेबसाइट पे वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक बार दोबारा भी आप चेकलिस्ट को देख सकते हो। तो मैंने इसका साइज, फॉन्ट साइज भी बड़ा कर दिया है कि आप आराम से इसके जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सकता है बोलते समय मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। ये था टूरिस्ट वीज़ा कि जिसमें आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करता, ये उनके हैं, ये ऊपर लिखा है टूरिस्ट वीज़ा। और ये था फैमिली विजिटिंग वीज़ा जिसमें आपको बाहर से स्पॉन्सर करते हैं। और एक चीज़ मैंने और आप लोगों के लिए करके रखी थी कि जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं तो कईयों को पता नहीं लगता। तो ये देखिए यहाँ पे सभी इंश्योरेंस कंपनी के नाम है जो इटली वीज़ा के लिए चलते हैं, और यहाँ पे सामने उनकी लिखा हुआ है कि कितनी लिमिट तक वो देते हैं। जैसे मान लो ये आदित्य बिरला है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई एज की लिमिट नहीं है,
हर एज का बंदा ले सकता है। बजाज वालों ने लिखा है कि 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ का बच्चा होगा और 70 ईयर ओल्ड होगा तो ले सकते हैं। तो ऐसे सभी ने लिखा है। किसी ने लिखा है कि 3 मंथ का होगा, एचडीएफसी वालों ने लिखा है कि एटलीस्ट 3 मंथ का बेबी होना चाहिए और 70 साल तक, ठीक है। कईयों ने 95 तक लिखा है, तो आप इस लिस्ट को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है लिस्ट, ये शेंगन वीजा के लिए अप्रूव्ड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होती है। तो जो भी इसके अलावा आप किसी और कंपनी की इंश्योरेंस नहीं लगा सकते। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरे से कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई हो, कोशिश तो वैसे मेरी यही थी कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन कई बार बोलते बोलते थोड़ा जुबान भी फिसल जाती है रेगुलर बोलते, तो उसके लिए सॉरी। और इसलिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स टूरिस्ट वीज़ा के हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट जो है विजिटर वीजा के लिए है, ऊपर लिखा हुआ है विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप इनको ले सकते हो। और ये टूरिस्ट वीजा की चेकलिस्ट है, आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट है। तो धन्यवाद, धन्यवाद।